Hello everyone, welcome to class number 21 of software engineering. लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कोकोमो मॉडल के बारे में कि व्हाट इज कोकोमो मॉडल एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर बिलोंग्स टू कोकोमो मॉडल एंड व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोकोमो मॉडल। ये सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में इजीली अभी हम तीन एग्जाम्पल्स लेके समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज ए प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 के एलओसी। सपोज एक प्रोजेक्ट है कितने लाइन ऑफ कोड का, 400 के। सो कैलकुलेट द एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। दो चीज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एक है एफर्ट, मीन्स एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे, एंड डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेशन करेंगे फॉर ईच ऑफ थ्री मॉडल। मतलब जो कोकोमो मॉडल के हिसाब से जो प्रोजेक्ट होते हैं वो तीन अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल वाला जो है वो है ऑर्गेनिक मॉडल। थोड़ा मीडियम कॉम्प्लेक्स लेवल का जो होता है वो है सेमी डिटेच्ड मॉडल। एंड सबसे कॉम्प्लेक्स वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो है एम्बेडेड मॉडल। तीनों मॉडल्स के प्रोजेक्ट अगर हमारे पास हैं और हर एक प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेशन लाइन ऑफ कोड है वो है 400 के, और हर एक मॉडल के लिए हमें एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेशन करना है, ये क्वेश्चन में हमें बोला है। ओके। तो एफर्ट एस्टिमेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ए इंटू के एल ओ सी ऑफ बी, पर्सन मंथ। ओके। देन डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला सी इंटू एफर्ट होल पावर डी, एंड यूनिट विल बी मंथ्स। एंड एस्टिमेटेड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट क्या गिवन है, 400 के एल ओ सी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के मॉडल के लिए ए बी सी डी का कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। ओके। वही टेबल यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट किया है। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉडल वाला प्रोजेक्ट अगर है तो उसके लिए ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है। वैसे ही तीन अलग अलग मॉडल्स के लिए एबीसीडी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है। हमें के एल ओ सी भी गिवन है, एबीसीडी का वैल्यू भी पता है। तो के एल ओ सी ए और बी का वैल्यू पुट करके हम ई कैलकुलेट करेंगे। देन ई के वैल्यू को यहाँ पे पुट करके डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करेंगे। ओके। सो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक मॉडल के लिए अगर हम एफर्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं तो ए का वैल्यू क्या था टेबल में, 2.4। एंड उसके बाद बी का वैल्यू क्या था, 1.05। एंड के एल ओ सी का वैल्यू क्या था, 400। उसको हमने पुट किया तो ये वैल्यू निकला, दिस इज द एफर्ट एस्टिमेशन। और वही एफर्ट एस्टिमेशन में जो वैल्यू हमें मिला उस वैल्यू को हम पुट करके यहाँ पे सी एंड डी का वैल्यू हम लेके ऑर्गेनिक मॉडल के लिए हम टाइम ड्यूरेशन या फिर डेवलपमेंट टाइम को एस्टिमेट करेंगे। ओके। तो टोटल एफर्ट हमारा कितना है, 1295.31। मतलब इतना एफर्ट हमें देना है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। मतलब सिंपल तरीके से अगर बोल सकें, अगर एक इंसान काम कर रहा है तो टोटल इतने महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। ओके। सो दैट इज नोन एज एफर्ट। एंड ड्यूरेशन मीन्स अगर इतना एफर्ट हमें कंप्लीट करना है तो कितना ड्यूरेशन टाइम चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें चाहिए, 38.07 मंथ। इतने टाइम में हम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं अगर ये एक ऑर्गेनिक मॉडल वाला प्रोजेक्ट है तो। अगर वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का होगा, मतलब एवरेज कॉम्प्लेक्स लेवल का होगा, तो उसमें एफर्ट भी ज्यादा लगेगा एज वेल एज उसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा लगेगा। ओके। उसको हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूला देके। अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का होगा, हाई कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोजेक्ट होगा, तो उसका भी एफर्ट ज्यादा लगेगा, उसके साथ साथ टाइम भी ज्यादा लग सकता है। ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूला। ये ओनली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एफर्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं एंड डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेशन कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल एंड द प्रोजेक्ट साइज। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के हिसाब से हम मॉडल चूज करेंगे एंड प्रोजेक्ट साइज हमें गिवन होगा, उसको बेस करके कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को लेके हम ड्यूरेशन एंड
एफर्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। कैसे, वो हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल में आएंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है, पहले उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। Okay, the question is a project size of 200 KLOC KLOC। हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका साइज है 200 KLOC is to be developed. So software development team has average experience on similar type of project। इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में एवरेज एक्सपीरियंस है टीम मेंबर्स का। मतलब ये ना ही इजी लेवल में जाता है, ना ही हाईली कॉम्प्लेक्स लेवल में जाता है। एवरेज लेवल मीन्स सेमी डिटेच्ड लेवल में जाता है, हम बोल सकते हैं। तो द प्रोजेक्ट शेड्यूल इज नॉट वेरी टाइट। मतलब प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो ज्यादा टाइट भी नहीं है। ओके, इसका मतलब हमें लिमिटेड टाइम के अंदर करना है ऐसा नहीं है। ओके, ज्यादा टाइट भी नहीं है, ज्यादा लूज भी नहीं है, मतलब सेमी डिटेच्ड कैटेगरी में आता है। देन यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से बोला है कि सेमी डिटेच्ड मॉडल वाले प्रोजेक्ट को जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट साइज है 200 के एल ओ सी। उसका हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम, एवरेज स्टाफ साइज एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, ये चार चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, तो अभी तक तो हमने एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम ये हम एस्टिमेट कर लिए थे। उसके साथ साथ अभी और दो चीजें भी हम एस्टिमेट करना सीखेंगे। एवरेज स्टाफ कितने होने चाहिए एंड प्रोडक्टिविटी उसका कैसा होना चाहिए, मतलब पर पर्सन हर महीने में या फिर एक ईयर में कितना प्रोडक्शन, कितना लाइन ऑफ कोड लिखना चाहिए। ओके, वो हम एस्टिमेट करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। So, a software project with size of this is to be developed under the semi-detached mode। ये ऑलरेडी हमें पता चल गया था उसके हिंट से। ओके, देन यूजिंग द कोकोमो बेसिक मॉडल, कोकोमो के जो 3 लेवल्स ऑफ मॉडल्स हैं, बेसिक, देन उसके बाद अगर बोले इंटरमीडिएट, देन डिटेल्ड। तो हम नॉर्मली कैलकुलेशन जो करते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम बेसिक मॉडल को फॉलो करके करते हैं। ओके, सो एफर्ट एस्टिमेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, E इक्वल टू ए इंटू के एल ओ सी होल्ड टू द पावर बी। तो सेमी डिटेच्ड में ए का वैल्यू होता है 3.0, पी का वैल्यू होता है 1.12। तो उसको लेके हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे एफर्ट, एफर्ट एस्टिमेशन हो गया। फिर एफर्ट जो हमें मिला उस एफर्ट एस्टिमेशन के वैल्यू को लेके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम मीन्स ड्यूरेशन। ओके, तो उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, सी इंटू ई होल टू द पावर डी। तो यहाँ पे सी का वैल्यू सेमी डिटेच्ड मोड के लिए है 2.5 एंड डी का वैल्यू है 0.35। जहाँ पे हमारा यहाँ पे ड्यूरेशन एस्टिमेशन हो गया 29.30 मंथ्स। ओके, तो एफर्ट कितना है मिल गया, ड्यूरेशन टाइम कितना है मिला। यहाँ पे जो अलग चीज अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है एवरेज स्टाफ साइज। ओके, तो जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं जिसका एफर्ट है 1133.12 मंथ्स, एंड उसको कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, 29.30 मंथ्स। तो उसके लिए एवरेज स्टाफ हमें कितने चाहिए, मतलब स्टाफ साइज कितना होना चाहिए उस प्रोजेक्ट वाले टीम का। ओके, तो वो हम कैसे एस्टिमेट करें, टोटल हमारा कितना एफर्ट है और हमारे पास कितना टाइम है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो एफर्ट का यूनिट क्या होता है, पर्सन मंथ्स, एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, मंथ्स। तो मंथ्स मंथ्स विल बी कैंसिल्ड आउट, देन व्हाट विल लेफ्ट, ओनली पर्सन्स। ओके, सो एवरेज स्टाफ हमें कितने चाहिए, इतने एफर्ट को इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए, 38.67 पर्सन्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 39 पर्सन्स। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे स्टाफ साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। देन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मीन्स एक इंसान एक महीने में कितने लाइन ऑफ कोड लिखना चाहिए। ओके, उस प्रोजेक्ट को एक लिमिटेड टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए वो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्टिविटी के द्वारा। सो हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी, के एल ओ सी। ओके, कितने लाइंस ऑफ कोड हैं और कितना एफर्ट हमें देना है, लाइन ऑफ कोड कितने हैं, कितने एफर्ट हमें देना है उस लाइन ऑफ कोड को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक इंसान को कितना एफर्ट देना पड़ेगा, हर एक इंसान को कितना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इंडिकेट्स दैट द प्रोजेक्ट अंडर सेमी डिटेच्ड मोड, टोटल जो हमने कैलकुलेशन किया वहां से हमें पता चला कि हमारा टोटल एफर्ट जो है वो हमें इतना देना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि कितने लाइन ऑफ कोड है, 200 के एल ओ सी है, 200 के लाइन ऑफ कोड है।
उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 29.30 मंथ्स विथ एन एवरेज स्टाफ साइज कितना होना चाहिए? 38.67। एंड प्रोडक्टिविटी, हर एक इंसान एक महीने में कितने लाइन ऑफ कोड लिखना चाहिए? 0.18, which is nearly we can say 180 लाइन ऑफ कोड। ओके, 180 लाइन ऑफ कोड पर मंथ, एक महीने में 180 लाइन ऑफ कोड हर एक पर्सन को लिखना पड़ेगा। तो टोटल कितने टीम मेंबर्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 39। ओके, सबको हर महीने में 180 लाइन ऑफ कोड लिखना है, तब जाके ये जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 29.30 मंथ्स में कंप्लीट हो पाएगा। तो आई होप कैसे ये कैलकुलेशन हुआ वो समझ आ चुका होगा। अभी हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक तो हम एग्जांपल ले रहे थे बेसिक मॉडल को लेके। अभी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इंटरमीडिएट लेवल वाला भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि तीन अलग अलग लेवल्स होते हैं ना कोकोमो मॉडल में। बेसिक मॉडल, वहाँ पे तीन तरह के प्रोजेक्ट मॉडल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड, या फिर व्हाट वी कैन से थर्ड वन इज एम्बेडेड। ओके, वैसे ही अगर हम आएंगे इंटरमीडिएट लेवल में, वहां पे भी तीन अलग अलग कैटेगरी के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड एंड एम्बेडेड। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल का हो, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन आए तो भी हम इजीली उसको कैसे अटेंड कर सके, इसके लिए हमने और एक एग्जांपल लिया है इंटरमीडिएट मॉडल का। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विथ ए साइज ऑफ 100K LOC, प्रोजेक्ट का साइज है सपोज 100K LOC इज टू बी डेवलप्ड। सो प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल में एक चीज हमें ध्यान देना होता है कि वहां पे इंटरमीडिएट लेवल में हम कॉस्ट ड्राइवर्स 15 सेट ऑफ सेट ऑफ 15 कॉस्ट ड्राइवर्स वहां पे हम यूज करते हैं। ओके, सो आउट ऑफ these 15 cost drivers, some of the cost drivers may involved to change in the estimation of cost। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है जिसको फॉलो करके हम पता कर सकते हैं क्या क्या यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन को इफेक्ट करने के लिए, या फिर कॉस्ट एस्टिमेशन में बदलाव लाने के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइप इज सेमी डिटेच्ड, मैंने बोला था कि प्रोजेक्ट तीनों में से कोई एक टाइप का हो सकता है। सेमी डिटेच्ड प्रोजेक्ट टाइप है, मीन्स एवरेज कॉम्प्लेक्स लेवल वाला प्रोजेक्ट हमारा है। देन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट इज हाई, ये एक क्या है, ये एक कॉस्ट ड्राइवर है। टीम एक्सपीरियंस इज एवरेज, दिस इज अनदर कॉस्ट ड्राइवर। डेवलपमेंट टूल इज मॉडर्न टूल विथ गुड कैपेबिलिटी। ओके, ये एक कॉस्ट ड्राइवर है। देन शेड्यूल कंस्ट्रेंट स्लाइटली टाइट, ये भी एक कॉस्ट ड्राइवर है। तो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था इनके बारे में, तो हमने एक टेबल भी देखा था, है कि नहीं, जहाँ पे इनके कुछ वैल्यूज गिवन थे। तो उस क्वेश्चन के वाइज हम उस टेबल से वैल्यूज ले भी सकते हैं। ओके, जैसे कि रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट जो था वो क्या था, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट हाई था। तो एक टेबल जो हमने देखा था वो टेबल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, ये रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट है हाई, हाई मीन्स उसका वैल्यू कितना है 1.15। ओके, अगर वेरी हाई दिया होता तो 1.40, लो दिया होता तो 0.88। उस हिसाब से हम वैल्यू कंसीडर करते हैं, और ये टोटल वैल्यू भी उसी हिसाब से दिया गया है। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितना दिया है 1.00। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट 1.00 मीन्स नॉमिनल। ओके, दिस वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन। डेवलपर्स कैपेबिलिटी, मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स, शेड्यूल कंस्ट्रेंट। ओके, ये वैल्यूज हम वहां से टेबल से लेते हैं, पर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। देन और क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम ये देख लेते हैं। यूजिंग द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला बेसिक कोकोमो मॉडल यूज नहीं करना है, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल यूज करना है। एंड इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल यूज करके हमें एस्टिमेट करना है, क्या क्या एस्टिमेट करना है, टोटल एफर्ट एस्टिमेट करना है, डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेट करना है, स्टाफ साइज एस्टिमेट करना है, प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट करना है। इनका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लास्ट एग्जाम्पल में समझ चुके हैं, पर लास्ट एग्जाम्पल में हमने बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज करके एस्टिमेट किया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हम इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को यूज करके एस्टिमेट करने वाले हैं।
सो सेमी डिटेच्ड मोड में एबीसीडी का वैल्यू ऑलरेडी टेबल में गिवन होता है, जो कि यहाँ पे भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो चेंज होने वाला है वो टोटल एफर्ट एस्टिमेशन करने में चेंज होने वाला है, बाकी और किसी में चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि हम पढ़े थे कि अगर हम इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को यूज करके एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं तो वहां पे और एक एक्स्ट्रा टर्म हम यूज करते हैं, वो होता है एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं। वो हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो कॉस्ट ड्राइवर्स की मदद से और ज्यादा एक्यूरेट हो और कॉस्ट एस्टिमेशन हमारा प्रॉपर हो। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल एफर्ट एस्टिमेशन का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। सो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, प्रोजेक्ट का साइज गिवन था, यहाँ पे एफर्ट मल्टीप्लायर्स प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वही है एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर, या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब EAF और CAF भी इसको बोलते हैं। सो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम EAF भी बोलते हैं। E मीन्स एफर्ट, A मीन्स एडजस्टेबल एंड F मीन्स फैक्टर। ओके, इसको हम एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर कई बार इसको हम CAF भी बोलते हैं। C मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेबल फैक्टर। ओके, तो वही सेम टर्म है एफर्ट मल्टीप्लायर्स प्रोडक्ट जिसको बोल रहे हैं एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेबल फैक्टर, ऑल आर सिमिलर। ओके, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उन कॉस्ट ड्राइवर्स के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये 1.15, 1.00, 1.00, 0.87, 1.10, ये जितने भी हमारे वैल्यूज हम बोल सकते हैं हमें गिवन था। ओके, दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन में, जितने भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था एफर्ट मल्टीप्लायर्स। ओके, क्वेश्चन में एफर्ट मल्टीप्लायर्स दे सकता है, तो जितने भी एफर्ट मल्टीप्लायर्स या फिर कॉस्ट ड्राइवर्स के वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन थे। ओके, तो ये इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, EAF, एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर, या फिर एफर्ट मल्टीप्लायर्स प्रोडक्ट वैल्यू हमें वहां पे जो मिलेगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले से जो एफर्ट एस्टिमेशन का फॉर्मूला है वही सेम रहेगा, उसके साथ बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स द ओनली चेंज। ओके, देखो पहले से फॉर्मूला हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल में क्या था, A × KLOC होल टू द पावर B, यहाँ पे भी है, पर उसके साथ हमने ओनली EAF को मल्टीप्लाई कर दिया है, एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, या फिर एफर्ट मल्टीप्लायर्स प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और जिसके द्वारा और थोड़ा एक्यूरेट एस्टिमेशन हमारा हो पाता है। और उस एफर्ट एस्टिमेशन को लेके हम फिर क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं। ये वही सेम फॉर्मूला है जो बेसिक कोकोमो मॉडल में था। टाइम एस्टिमेट करने के बाद हम स्टाफ साइज एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया था। स्टाफ साइज कैसे एस्टिमेट करेंगे, टोटल एफर्ट कितना है और टोटल हमारे पास टाइम कितना है, कितने टाइम के अंदर हमें उस एफर्ट को कंप्लीट करना है। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, मतलब हर एक इंसान, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हर एक इंसान एक महीने में कितना काम करके देना जरूरी है, वो कैसे पता करेंगे, टोटल कितने लाइन ऑफ कोड है और टोटल हमारे पास कितना एफर्ट देना जरूरी है, उसको डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा इतने लाइन ऑफ कोड को कंप्लीट करने के लिए हर एक इंसान को हर एक महीने में कितने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ओके, सो हियर पॉइंट 174 KLOC मीन्स वी कैन नियरली से 174 लाइन ऑफ कोड हर एक इंसान को उस टीम का एक महीने में, हर महीने में लिख के देना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करने के लिए, 24.84 मीन्स, सॉरी, उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करने के लिए, 23.09 मीन्स अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 23 मंथ्स में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पर्सन्स के द्वारा, अप्रोक्सीमेटली 25 पर्सन्स के द्वारा हर महीने हर एक पर्सन को उस टीम का कितना लाइन ऑफ कोड लिख के देना पड़ेगा, 174 लाइन ऑफ कोड लिख के देना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आज के क्लास में हमने यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किया
कोकोमो मॉडल का वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।